अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बहुत सारे मामलों पर गुफ्तगू करते हैं और कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के जो मामलों और मसाइल हैं इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। मुल्की सियासी सूरत हाल हो या मुआशी सूरत हाल हो, समाजी मामलात हों, तालीमी मामलात हों, आपके सेहत के हवाले से मसाइल हों या दीगर शोबजात हों, कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में इन मामलात को ज़ेर बहस लाया जाए। इसके साथ साथ पिछले कई प्रोग्राम्स में ये जो पाकिस्तान से लोग बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, अब बड़े अफसोस के साथ प्रोग्राम के इब्तिदा में ही इसका तस्करा करना पड़ता है। अभी गुज़िश्ता हफ्ते के अख्तिताम पे जो ख़बर मौसूल हुई है, जिसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम भी किया, गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तानी जब बाहर जाने की कोशिश करते हैं और एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं अपनी जान का, ये छोटी छोटी कश्तियों में सवार होकर यूरोप के मुख्तलिफ इलाक़ों में जाने की कोशिश की जाती है। वो चाहे इसके पीछे महरक़ात कोई भी हो, कोई भी इसके पीछे ग्रोह हो, सवाल ये है कि लोग इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए आखिर क्यों तैयार हो जाते हैं, क्यों ऐसे लोगों की बातों में आते हैं, झांसों में आ जाते हैं और इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जिसका नतीजा बहुत भयानक होता है। जैसे भी हमने देखा ये जो कश्ती का हादसा हुआ है, मोरक्को के रास्ते जो है वो यूरोप के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, तो आखिर इससे बचा कैसे जाए। इसीलिए कोशिश करते हैं कि लोगों को आगाही दी जाए, ख़ास तौर पर नौजवानों को, कि इसका सही तरीक़ेकार क्या है। इसी हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स माजी में किए और आज भी इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी कि किस तरह से कानूनी तरीके से अगर उसको इख्तियार किया जाए, उसको पहले समझ लेना ज़रूरी है और अगर बात समझ में आती है तो उसके बाद फिर सही रास्ता इख्तियार किया जाए, कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए, जिसके ज़रिए आप किसी भी मुल्क में बासानी जा सकते हैं यकीनन। और मामला शायद इतने पेचीदा भी नहीं है और इतने आसान भी नहीं है जितने बताए जाते हैं, तो कोशिश करेंगे इन मामलों पर गुफ्तगू करें। आज बड़े ही ख़ास मेहमान एक दफ़ा फिर हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, हमारे बहुत ही ख़ास हैं, बहुत मोहतरम हैं और लीगल एक्सपर्ट हैं, कंसल्टेंट हैं और शायद उन लोगों में आपका शुमार होता है जो पाकिस्तान में बड़े तवील अरसे से ये काम कर रहे हैं, बहुत यंग एज से ये काम शुरू किया कंसल्टेंसी का और बहुत सारे केसेस को भी जो है वो आगे लेकर गए और बहुत सारी जो लीगल इम्प्लिकेशंस बहुत सारे लोगों को आती हैं उसके हवाले से भी आप काम कर रहे हैं। कंसल्टेंसी का एक बहुत बड़ा नाम है जनाब आमिर इस्माइल साहब, हमारे बहुत ही ख़ास, बहुत ही मोहतरम, हमारे देरीना दोस्त। आज सुबह के वक्त उनको यहाँ पे हमने मधु का रखा है। आमिर भाई को मैं खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच सर, वंस अगेन आपने हमें वक्त दिया। मौजू ऐसा है, सूरत हाल ऐसी है, जब भी आप आते हैं मेरे साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है मुल्क में जिसके हवाले से बात करना ज़रूरी होती है। आज थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ये जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये कितनी असरअंदाज हो रही है पॉलिसीज़ के ऊपर और प्लस ये कि जैसे मैंने इंट्रो के अंदर तस्करा किया, ये गैर कानूनी तरीका इख्तियार करने की कोशिश की जाती है और इसमें बड़ी हैफ्टी अमाउंट भी इन्वॉल्व होती है। हैरान कुन बात यह है कि इतने इतने पैसे दे के भी गैर कानूनी तरीका इख्तियार करना बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। चाहूँगा ज़रा यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी आमिर भाई, आपकी क्या राय है सारी सूरत हाल पर? राइट, सो जब भी ग्लोबल सूरत हाल चेंज होती है तो गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो रिएक्ट करें और इमिग्रेंट रिसीविंग कंट्रीज़ जैसे कि कनाडा है, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वो प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करती हैं। ये और बात है कि जब वो प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हैं किसी भी वजह से तो फिर उनको खुमियाजा भी भुगतना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा में अभी आपने देखा कि रेजिग्नेशन हुआ हमारे बड़े पॉपुलर या अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर साहब का, जस्टिन ट्रूडो साहब का, और आपने देखा कि वो काफ़ी सारी चेंजेस उनकी गवर्नमेंट ला रही थी अभी रिसेंट टाइम्स में, लेकिन उनको रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि अंदर पॉलिटिकली जो उनकी अपनी पार्टी थी वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी उनके मुख्तलिफ डिसीजंस की वजह से और पब्लिक प्रेशर काफ़ी था। तो रिस्पॉन्ड में उन्होंने चीज़ें चेंज करना शुरू की। हालांकि चीज़ें चेंज होना शुरू हो चुकी थी लेकिन फिर भी उनको रिज़ाइन करना पड़ा कि ठीक है, फिर मैं लीडरशिप से अपनी वाबस्तगी ख़त्म करता हूँ और कोई और लीडर इसको आगे चुनेगा। तो मार्च में फिर हम देखेंगे कि कोई नया लीडर लिबरल पार्टी का आकर के उस जगह गद्दी नशीन हो जाएगा। लेकिन चीज़ें ऑलरेडी चेंज होना शुरू हो गई हैं और ये वो रिएक्शन है जो कि नज़र आता है हमें और ममालिक में भी। कनाडा ख़ास तौर से क्योंकि उन्होंने जो अपने टैब्स थे इमिग्रेशन के उनको बंद करने में देर लगा दी। वो कोई भी वजह हो सकती है, दे वर बिज़ी, और जो कोविड के जो असरात थे उन्होंने सोचा कि अभी तक ज़ायल नहीं हुए हैं क्योंकि उस वक्त जब
पूरी दुनिया बंद थी तो उस वक्त पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट थी, और वो सही थी उस वक्त, क्योंकि उनको लेबर की ज़रूरत थी और उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें की, जैसे कि विजिटर को कह दिया कि साहब आप अगर आए हुए हैं, अगर आपको जॉब मिल जाती तो आप यहाँ पे रह सकते हैं, और दूसरे विजिटर्स को कह दिया कि अगर आप विजिट करते हैं और अगर आपको जॉब मिल जाए तो आप रह सकते हैं, आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम विद इन कैनेडा। अब वो तमाम चीज़ें उनको चेंज करनी चाहिए थी टाइम पर, अब वो चेंज कर रहे हैं। तासुर ये है शायद कि एक साहब ने रिज़ाइन कर दिया है प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से, तो शायद इमिग्रेशन बंद हो गया है, ऐसा कतन नहीं है, क्योंकि इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली फेडरली डील करता है। किसी की लीडरशिप के जाने से जो पॉलिसीज़ हैं उन पे कतन कोई असर नहीं पड़ता। चीज़ें ऑलरेडी मोशन में थी, वो चले गए तो आपको दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। पर्सनली शायद आप हो सकते हैं अगर आप उनको पसंद करते थे, जैसे हमारे यहाँ भी होता है, कुछ चीज़ें कुछ लोग ज़्यादा पसंद होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के ऊपर कोई असर नहीं है। इनफैक्ट इस वक्त जो लोग परमानेंट रेजिडेंस लेना चाहते हैं कनाडा की, वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे इसलिए हैं क्योंकि जो रिफ रैफ है वो कट जाएगा, जो लोग अहल नहीं हैं वो नहीं होंगे, तो जब आप पहुँचिएगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया तो अपनी जगह वही है, अगर आप काबिल आदमी है तो आप पहुँच जाएंगे, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो जो असल मुश्किल पैदा होती है रेजिडेंट को, सिटीज़न को जॉब्स के हुसूल में, रेंट्स ज़्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल की सहूलतों में प्रॉब्लम आ रही है, तो जब तक आप पहुँचेगा 1 साल में 2 साल में, तो सूरत हाल बेहतर होगी, आपका सेटलमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लाइकवाइज अब अमेरिका के अंदर नेबरिंग कंट्री में वहाँ पे भी लीडरशिप चेंज हुई है, और आते ही जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो क्या चार्ज ले रहे हैं बाकायदा अगेंस्ट कनाडा एक स्टेटमेंट दी, हमारे यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है कि जिस तरह की स्टेटमेंट थी, क्योंकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है, तो ये क्लेम किया गया कि इसको एक और स्टेट बना दी जाए और ये कर दिया जाए, और ड्यू टू विच वो ट्रूडो ने जो है वो रिज़ाइन कर दिया क्योंकि इमेंस प्रेशर था। वेल एनीवेज, कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें क्या असरअंदाज होती हैं मुल्क की इकानमी के ऊपर, लार्जर स्केल के ऊपर तो यकीनन उसका इम्पैक्ट आता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये सब सोचते हैं कि ना लॉन्गर रन होगा क्या, फिर क्या ये अमेरिका डिक्टेट करने की कोशिश करेगा, पॉलिसी में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, क्योंकि वो देखते हैं टूवर्ड्स इमिग्रेंट्स उनकी पॉलिसी बड़ी हार्श है, और शायद यही पॉलिसी और भी लोग अडॉप्ट करेंगे, और कनाडा सबसे पहले वो शायद पॉलिसी अडॉप्ट करे, तो ये कन्फ्यूजन थोड़ी सी पाई जाती है। मैं चाहूँगा ज़रा इसको भी थोड़ा सा क्लियर किया जाए। देखिए, इमिग्रेशन की पॉलिसी यूएसए की यकीनन हार्श है, लेकिन उसका जाविया हमारा देखने का उसको हार्श है। फॉर एग्जांपल ये स्किल वर्कर का प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें हम बहुत काम कर रहे हैं, EB-2 NIW का, तो ऑब्वियसली उसका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया मुख्तस हुआ है, और फिर आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आ जाइए, अदरवाइज़ वो प्रेफरेंस देना चाहते हैं यूएस सिटीजन्स को कि अगर इस सेक्टर में, इस एरिया में हमें यूएस सिटीज़न नहीं मिल रहा है तो ठीक है, आप तशरीफ़ लाइए। और EB-2 NIW का तो मकसद ये है कि हम वेव कर देंगे जॉब ऑफ़र का रिक्वायरमेंट, अगर आप इस काबिल हैं, अगर आपको यूएसए की ज़रूरत है। तो सिलेक्शन क्राइटेरियाज अपनी जगह पे वैसे ही हैं, कनाडा में भी ये तरीक़ेकार है। अब ये और बात होती है कि हर कंट्री के इमिग्रेशन कवानीन में कुछ ना कुछ फ्लॉज, लूप होल्स होते हैं। जैसे कनाडा में था कि अगर जॉब ऑफ़र आए तो नंबर मिलेंगे आपको 50 से 200 के दरमियान में, 50 नंबर या 200 डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ जॉब ऑफ़र। जब अनस्क्रूपलस एजेंट्स और हमारे जो पाकिस्तानी एजेंट हजरात हैं सब इसमें इन्वॉल्व रहते थे कि जी आपके नंबर कम है, आपको 200 नंबर मिल सकते हैं, मैं आपके लिए जॉब अरेंज कर देता हूँ। जॉब किससे अरेंज करूँगा? कोई मेरा एम्प्लॉयर होगा जिसने कंपनी खोली ही इस मकसद के लिए होगी कि जॉब्स में अप्रूव कराऊँ और मुझे कुछ पैसे मिलें, और पीपल वर विलिंग टू पे $50,000 $80,000 फॉर दीज। तो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, अगर कंट्रीज़ अपने इमिग्रेशन के कवानीन का जायज़ा ना लेते रहें तो फिर प्रॉब्लम्स होते हैं, और फिर इस तरह की सूरत हाल होती है, रेजिग्नेशन हो रहे हैं। यूएसए का हमेशा से असर रहा है पूरी दुनिया पे और कनाडा पे ख़ास तौर से, बट वी आर ऑल्सो पार्टनर्स इन ट्रेड एंड वी डिपेंड ऑन ईच अदर। अब ट्रम्प साहब जो हैं वो एक अच्छे निगोशिएटर भी हैं, तो उन्होंने एक बनाना शुरू किया है अपना नैरेटिव, ताकि नेगोशिएशन टेबल पे उनका अपर हैंड रहे। जैसे कि नेफ्टा के मामले में उन्होंने किया था, सुषमा जब वो लेकर के आए ट्रेड एग्रीमेंट, तो उनका अपर हैंड था। अब मज़ीद भी ऐसे ही होगा। 51st स्टेट बनने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो अगर फ़र्ज़ किया कि ऐसा तो पहले होगा नहीं कि सॉवरेन कंट्री है कनाडा, और लेकिन फ़र्ज़ किया कि ऐसा हो, तो जो लोग अभी बाहर बैठे हुए हैं और वो उन दोनों कंट्रीज़ के सिटीज़न नहीं हैं, तो उनके लिए मैं नहीं समझता कि कोई
कंसर्न का बायस होना चाहिए ये, क्योंकि स्टेट्स जब होती हैं तो उनके अपने लॉज भी होते हैं, तो वो कर सकते हैं अपने डिक्टेट, उसमें से हो सकती है इमिग्रेशन के बिल्कुल मामलात ठीक में। है। लेकिन अगर आप बाहर बैठे हैं और आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हैं, तो अगर वो मर्ज भी हो जाए दोनों कंट्रीज तो आप एक बेहतर कंट्री में जा रहे बिल्कुल हैं। ठीक है। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। तो पहली बात ये ऐसा होने वाला नहीं है, राइट। और अगर ऐसा कभी लॉन्ग टर्म में हुआ भी तो आप फिर भी एक अच्छी बेहतर कंट्री में जाएंगे, क्योंकि अगर वो एग्जैक्टली। मिल जाते हैं तो जी। उन्होंने कहा है ना कि ज़्यादा स्ट्रेंथ इमेजिन कि हम फिर क्या होंगे। क्या होंगे एग्जैक्टली, या कि दुनिया की बहुत बड़ी कंट्री है कनाडा, यस। और उसके साथ अमेरिका का मर्ज हो जाना, जिसमें 50 के करीब जो है वो स्टेट्स हैं जिनका ये एक अलाइंस है, ये भी समझना ज़रूरी है। फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे। वेल, अब थोड़ी सी बात करते हैं कंपैरिजन की, कि यूरोप के अंदर इस वक्त जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती चली जा रही है। राइट। डाउनसाइजिंग हर जगह हमें नज़र आ रही है, हर जगह कॉस्ट कटिंग भी देख रहे हैं, इमिग्रेंट्स को रिस्ट्रिक्ट भी किया जा रहा है, कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा जो है ना स्पाइक पर हैं, करेक्ट। और पर्टिकुलरली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। राइट। एक तो कंसर्न पाकिस्तानियों का तो है, वो देख रहे हैं कि अभी भी स्टिल कनाडा और अमेरिका अब बेटर ऑप्शंस हैं करेक्ट। रादर देन यूरोप। तो राइट। आपके ख्याल में क्या होगा, अब ज़्यादा लोग अगर एप्लीकेंट्स आएंगे तो क्या पॉलिसी ज़्यादा टाइटनिंग की तरफ जाएगी, उनको देखना पड़ेगा? क्योंकि अभी जो रीसेंट कंट्रोवर्सीज में जो हम आ गए हैं उसके बाद से ज़रा लोग क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा। थोड़ा सा चाहूँगा इस पर बात। देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इमिग्रेंट होने के ख्वाहिशमंद की जो मार्केट है जी। उसको हम शायद 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते ठीक है। हैं। एक वो लोग हैं जो इतने ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है लेकिन हुनरमंद हैं। ठीक। एक वो हैं जो कि यूजुअल एवरेज मेरे जैसे एमबीए वगैरह किया हुआ है, जी। तो वो है। और एक है जो कि टॉप क्लास है और वो हाईली अकम्पलिश्ड है, हाईली रिकग्नाइज्ड है, उसमें मास्टर्स और पीएचडी डिग्री होल्डर्स भी शामिल है, इवन 4 इयर्स बैचलर्स भी हैं, लेकिन उनका प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस है, बड़ी जल्दी जल्दी उन्होंने कॉर्पोरेट लेडर को क्लाइम किया है। तो अगर हम यूरोप को देखें तो यूरोप में पाकिस्तानियों का जो रुझान है, मैं समझता हूँ उन लोगों का ज़्यादा है जो कि कनाडा यूएसए नहीं माइग्रेट कर सकते, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है अंग्रेज़ी के मामले में जी। भी। अंग्रेज़ी का जी। टेस्ट दीजिए और बैचलर्स डिग्री हो। ठीक है कि आप कम तालीम के बुनियाद पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स आपके कम होते हैं तो फिर आप नहीं क्वालिफाई करते। ख़ासतौर से यूएसए का जो EB-2 प्रोग्राम है उसमें तो मास्टर्स और पीएचडी की बात हो रही है या 4 इयर्स बैचलर्स विद प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस। तो वो जो हमारा तबका है जो कि जॉब्स करना चाहता है, तो या तो वो मिडल ईस्ट का रुख करता है बिल्कुल ठीक क्योंकि है। वहाँ पे डिमांड है, वहाँ पर जॉब्स हैं, जबकि वहाँ पर भी अभी बड़ी सख्ती हो गई है पाकिस्तानी इसकी। लेकिन यूरोप का जो तरीक़ेकार है वो अभी भी वैसे ही है जैसे कि पहले था, कि जी वो जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट हो वो फुलफ़िल करें और प्रॉपर रिक्रूटमेंट एजेंसीज हों। इसमें कुछ लोग शिकार हो जाते हैं गलत बयानी करने वालों के साथ, जो फिर शिप और बोट के ज़रिए हो जाते जी। हैं। तो यूरोप में एक तो ज़बान का भी मसला है, हर मुल्क की अपनी एक ज़बान है, और हमारे पास अंग्रेज़ी का मामला है, फ्रेंच भी नहीं है हमारे पास जो कनाडा में जी। चलती है। जी। तो अब यूरोप के अंदर तो हमेशा से दिक्कत रही है। तो अगर आप मिडिल या अपर क्लास में हैं, क्लास से मुराद ये है कि तालीमी लिहाज से जी। और जी। काम का जो आपका तजर्बा है उसके लिहाज से, मैनेजमेंट में है आप, अपर मैनेजमेंट में है, तो आप शायद यूरोप का रुख ना करें। ता वक्त है कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप अमेजन में है, यूनिलीवर में है, वो कंपनी आपको मूव कर रही है, तो आप कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, जहाँ भेज दें मुझे आप। लेकिन वो तमाम लोग हमेशा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के रुख करते हैं। वो यूके हो सकता है, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो चीज़ें तो चेंज हो रही हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं कि उनके पास तालीमी काबिलियत है और एक्सपीरियंस है उन पेशों में जो कि डिमांड में है। फॉर एग्जांपल कनाडा में स्टेम, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट, इसी तरह यूएसए में भी आईटी वगैरह। तो कितनी भी पॉलिसी सख्त की जाए, इन ममालिक को इमिग्रेंट्स चाहिए ही चाहिए होते हैं। नंबर्स में ऊपर नीचे हो सकता है। अगर कनाडा ने पहले कहा था कि हम हर साल 5 लाख लेंगे और 3,65,000 कर दिए हैं, जी। तो भी 3,65,000 एक बड़ी है फिगर जिसके अंदर लोग जा सकते हैं। तो कंसर्न होने की मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं है। आप जब वहाँ पहुँच करके आखिरकार रिहाइश इख्तियार कीजिएगा, तो जितने कम लोग वहाँ पहुँचेंगे जो कि आपके साथ कम्पीट कम करेंगे,
तो ज़्यादा बेहतर होगा और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर हेल्थ की सहूलत, बेहतर तालीमी सहूलियात आपको मिलेंगी क्योंकि पॉपुलेशन पे इन्हिसार है। बिल्कुल ठीक है। जी। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि हमें फिर ये भी देखना होता है कि आप जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पे डिमांड क्या है, राइट। और आया आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको आप ग्रास्प कर सकते हैं। बिल्कुल। जॉब्स के हवाले से स्टिल कनाडा डू यू थिंक के बेटर ऑप्शन है? राइट। और मैं हमेशा से ये सवाल पूछता हूँ, लोगों के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग शायद रिसर्च नहीं करते राइट। कि वो एक्चुअल जॉब्स जो हैं जो निकल रही हैं उसको कैसे सर्च किया जाए या उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन कैसे ली जाए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज़। देखिए, अभी कनाडा को भी अंदाज़ा हुआ है कि जब लोगों को हम फ्रीली बुलाते हैं, उनके ऑक्यूपेशंस को मद्देनज़र ना रखते हुए, तो उनको आके यहाँ दिक्कत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पॉइंट्स पूरे हैं और आप एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर हैं, तो यकीनन मेरे हिसाब से आपको दिक्कत होगी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर है तो अच्छा पेशा, लेकिन है जनरलाइज किस्म का। राइट। इसी तरीके से मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर्स वगैरह जो आते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, ऑफिस असिस्टेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, ये वो काम है जो कि कोई और प्रोफेशनल भी कर सकता है। राइट। राइट। अगर उसको जॉब नहीं मिल रही तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाके लग गया। तो इसी वजह से उन्होंने सेक्टर्स अब आइडेंटिफाई करना शुरू किए हैं। यूएसए भी स्टेम को प्रेफरेंस देता है, ख़ास प्रेफरेंस देता है EB2 NIW में। राइट। और दूसरे प्रोफेशन भी हैं, लेकिन आपको बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है अगर आप हेल्थ, स्टेम वगैरह में नहीं हैं तो बावर कराने के लिए कि जी मुझे आप कंसिडर करें क्योंकि मैं इस काबिल हूँ, मेरे बगैर यूएसए का गुजारा नहीं है। नहीं। इसी तरह कनाडा को भी अब समझ में आया है कि जी हेल्थ, स्टेम, एग्रीकल्चर, ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, ये वो पेशे हैं जिसके अंदर हमें लोगों को लेना चाहिए। तो जॉब का हुसूल तो हमेशा से ही इशू है क्योंकि आपकी जो तालीमी मेयार है, आपके जो एक्सपीरियंस है, वो काबिल कबूल नहीं होता इनिशियली। आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि मैं कुछ वॉलंटियर वर्क करूं, कोई सर्टिफिकेशन अपनी अपग्रेड करूं ताकि आप compete कर सकें लोकल जो लोग पास आउट हो रहे हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस है कैनेडियन सिटीजन्स, US सिटीजन्स के साथ। तो मेयार ऊपर है, इसी वजह से लोगों को शुरू में दिक्कत होती है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, मल्टीनेशनल का एक्सपीरियंस है या अपने मुल्क में अच्छी जगह एक्सपीरियंस है, अंग्रेज़ी अच्छी है, तो आप शुरू तो करेंगे लोअर रंग ऑफ द लेडर से, लेकिन आप इजीली फिर क्लाइम कर सकते हैं, लोग कामयाब होते हैं वहाँ बिल्कुल पर। ठीक है। तो जॉब्स का मिलना या ना मिलना ये भी डिपेंड करता है कि रेगुलेटेड है या नहीं बिल्कुल ठीक ऑक्यूपेशन, है। की लाइसेंसिंग करनी है। डॉक्टर है तो आप स्टार्ट नहीं हो जाएंगे फ़ौरन ही, ऐसे ही। इंजीनियर है तो फ़ौरन ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो काबिल लोग हैं उनको दिक्कत नहीं होती है। मुश्किल शुरू में होती है, लेकिन अगर वो साबित कदम हैं, कंसिस्टेंट हैं, फोकस्ड हैं, हार्ड वर्किंग हैं, तो हर कंट्री आपके लिए बेहतर साबित होती है। बेहतर साबित हो सकती है, इसको जहन में रखें। अब एक सवाल ज़रा और बड़ा ज़रूरी है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आ सकती है? क्योंकि कहा यह जाता है कि कनाडा के अंदर टैक्सेस जो है ना वो पे करना वो हर किसी के बस की बात नहीं है, और शायद बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम एक बहुत अच्छी सैलरी पर भी होते हैं, एक अच्छी अमाउंट भी मिलती है, लेकिन टैक्सेस की वजह से हमें बहुत कम मिलता है, यू नो। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो यहाँ रहते हुए लोग रियलाइज़ नहीं करते, और यही वजह है कि बहुत तवील अरसे तक जो है वो हैंड टू माउथ रहते हैं या उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। ज़रूर। शायद ये चीज़ रियलाइज़ ना करते हों। राइट। आपका क्या कहना है, क्या वाक़तन ऐसा है? क्योंकि कहा ये समझते ही लोग पाकिस्तान में कि वहाँ जाएंगे, डॉलर में जो है वो अर्न करना शुरू करेंगे और उसके बाद सब कुछ सीधा हो जाएगा। क्या वाक़तन ऐसा है? एक चीज़ मैं गारंटी आपको कर सकता हूँ कि आप अर्न डॉलर में ही करेंगे। हाँ, ये तो ठीक है। हकीकत है, ठीक। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कि आपको इसके अंदर कंसर्न है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको उसको इस ज़ाविये से भी देखना चाहिए कि देखिए टैक्सेस के एवज़ में हमें मराहत या पे बैक सहूलत क्या करती है मिल रही है। सोसाइटी। यस। ये डिबेट के काबिल है बात कि क्या वो मराहत इस काबिल हैं कि आप अपना 30% 40% टैक्स में दे दें। दे रहा मैं समझता हूँ कि कुछ एरियाज़ में तो हैं, क्योंकि आपको फ्री एजुकेशन है बच्चों की 12th ग्रेड तक, और फिर आगे भी जो एजुकेशन है वो सब्सिडाइज्ड है। मेडिकल भी फ्री है। अब उस पर डिबेट होती है कि किस किस्म का फ्री है, उसका बिल्कुल मेयार ठीक है। क्या है, लेकिन है फ्री वो आपको, और आपको मसावात भी मिल जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आपको कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपको बेहतर मिलती है। तो दूसरा जाविया उसका ये है कि आप एक कंट्री से आ रहे हैं और आप एक बेहतर कंट्री में जाना चाहते हैं। उसका प्राइस ये है कि आपको अपने घर वालों से दूर होना है, माँ बाप से भी दूर होना है, आपको वेदर भी बर्दाश्त करना है, चैलेंजेस को देखना है, चैलेंजेस बिल्कुल हैं, है।
आपको नई जगह जा रहे हैं तो अंग्रेज़ी भी बेहतर करनी है, सोशल सर्कल भी नहीं है वो भी बनाना है। Exactly. और इसी तरीके से आपको ये मामलात भी देखने हैं कि साहब टैक्सेस देने हैं मैंने, तो क्या मैं अपनी कंट्री में बिल्कुल स्टेबल महसूस करता हूँ अपने आप को, मुझे कोई शिकायत या कंसर्न्स नहीं है, तो फिर मैं ये डिसीजन लूँ, क्योंकि भाई मुझे उतनी उसी लेवल की चीज़ें मुयसर हैं, तो मैं क्यों अपने 40% देना शुरू करूँ, इतनी मेहनत भी करूँ और सब। आपका मोटिवेशनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों जाना चाहते हैं आप, क्या मोटिवेशन है आपका, क्या बच्चों की तालीम के लिए, क्या बेहतर अपने मुस्तकबिल के लिए, अच्छी जॉब के लिए, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को इन्हेंस करने के लिए आप जाना चाहते हैं, और क्या वो अल्टरनेट मौजूद है या नहीं उस कंट्री में और अपनी कंट्री में या उसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ में। तो आप इंतखाब कर लेते हैं कंट्री, या फिर आप कहते हैं साहब मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको अपना रिसर्च करना ज़रूरी है कि आप इन्फॉर्म डिसीजन लें। बाद में ये भी है ना कि एक तो पहली जनरेशन को देनी पड़ती है कुर्बानी, Yes. तो आपको दिक्कत होती है, लेकिन आप देखते हैं आपकी दूसरी जनरेशन बहुत बेहतर सिचुएशन बिल्कुल में ठीक होती है। है। समटाइम दे आर बॉर्न देयर, समटाइम आप उनको छोटे एज में लेके जाते हैं। फिर ये है कि आप अपने तौर पे भी देखें तो ओवरऑल आपको एक यूएस या कनेडियन पासपोर्ट मिलता है, अगर वो भी 3 साल की जी। रिहाइश में यूएसए में, अपना कनाडा में, और यूएसए में 5 साल में, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, मेरे पास है, तो मुझे इसका अंदाज़ा है कि चाहे मेरे पास इतनी एसेट्स ना हो, इतना पैसा ना हो, लेकिन फिर भी उस पासपोर्ट की वजह से मैं दुनिया को एक्सप्लोर करने की पोजीशन में हूँ। मैं अपना डिसीजन मौखर नहीं कर देता कहीं पे जाने का, आने जी। का, नेटवर्किंग का, क्योंकि मुझे वीज़ा अप्लाई करना है, मेरा पासपोर्ट फंस जाएगा। तो Exactly. ये भी एक मोटिवेशन होता है कि मैं अगर पासपोर्ट भी ले लूँ तो भी मैं आके आऊँगा वापस, तो मुझे पाकिस्तान या मिडल ईस्ट में बेहतर कॉम्पनसेशन, बेहतर मौके मिलेंगे तरक्की करने के। बिल्कुल ठीक है। तो यही सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लोगों का होता है अमूमन। अब एक और बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है जिसके ऊपर यूरोप में आजकल बड़ी डिबेट हो रही है, एंड दैट इज़ रेसिज्म। यस। यानी कि आप ये समझ लें कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हम शिकार हो रहे हैं वो इसी का हो रहा है। अच्छा, अभी ये पिछले कुछ अरसों में ये चीज़ काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी, लेकिन जैसे मैंने कहा बड़ी अनफॉर्चुनेट है, कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी हैं जिसका यहाँ पे अभी तस्करा नहीं कर सकते मुख्तसर वक्त में, लेकिन उसका हम शिकार हुए हैं। तो बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तानियों को इस चीज़ का सामना रहा है, बट फॉर्चुनेटली कि हमें कनाडा में ये चीज़ अभी तक नज़र नहीं आई। छोटे मोटे वाक़यात यकीन होते हैं। ओवरऑल क्या सिचुएशन है, ज़रा इसके हवाले से भी बताएं। देखिए, कनाडा हो या यूएस, इमिग्रेंट्स का मुल्क है, और वहाँ पर इमिग्रेंट्स को वेलकम तो किया जाता है, लेकिन अनासिर होते हैं मौजूद हर सोसाइटी में। बिल्कुल। कुछ डिस्क्रिमिनेशन वो विदाउट स्पीकिंग भी होता है, यानी वो सरफेस पे नहीं आता, लेकिन वो अंदरून खाना होता है। और कुछ लोगों की डिसीशंस की वजह से वो पता चलता है आपको कि वो मेरे साथ बायस्ड है, लेकिन वो बिटवीन द लाइंस होता है। लेकिन उसका जो परसेंटेज है या रेशियो है वो बहुत कम है। Right. तो अब ये होता है कि कभी कभार गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ को ऐसे कर देती है या डिले हो जाते हैं डिसीजन लेने में, जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के मामलात में हुआ। अभी मैं देखता हूँ कि इंडियन स्टूडेंट्स या इंडियन इमिग्रेंट के ख़िलाफ़ एक ख़ास नैरेटिव बन गया है, आम फहम अल्फाज में कहना चाहिए, गोरों में, जी, कि जिसको साहब हमारे यहाँ ये कहा लोग सही नहीं हैं, ये लोग ऐसे हैं। उसमें पाकिस्तानी, क्योंकि हम भी इसी खत्ते से आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन पे कोई अटैक्स होना शुरू हो गए हैं या उनको मारा जा रहा है या उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक नैरेटिव बनना शुरू होता है कि साहब ये आ गए हैं, जॉब ले रहे हैं हमारी, ये आ गए हैं इनको, तो वो नैरेटिव होता है वो गवर्नमेंट की गलतियों से होता है। तो आप जब भी आपको दर्द होता है तो आप या तो आपके पास ये है कि आप डिस्प्रिन खा लें और फिर उसके बाद दोबारा दूसरे दिन खा लें, या फिर आप ये देखते हैं इसकी वजह क्या है, इसका रूट कॉज क्या है। रूट कॉज है जी गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको चेंज करे, तो उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा के मामलात में, स्टडी परमिट के मामलात में, या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के मामलात में चेंजेस लेकर के आए हैं। वो चेंजेस जो कि काबिल लोगों के लिए असरअंदाज नहीं होंगे, लेकिन जो लोग शॉर्टकट लगाना चाहते हैं और जो आ गए हैं, अभी 10,000 एडमिशन्स पता चले हैं कनाडा में कि वो फेक थे। इसका मतलब है यूनिवर्सिटीज़ को नहीं पता, उन्होंने एडमिशन उन स्टूडेंट्स ने जमा कराए और उनको वीज़ा भी मिल गया, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर की कोताही है कि उसने नहीं किया कंफर्म। अब उन्होंने सिस्टम प्लेस कर दिया है कि जी कंफर्म होगा, सब चीज़ें होंगी। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन का मामला है ये भी और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि
काबिल लोगों को हर कोई पसंद करता है, चाहे रेस, रिलीजन, कुछ भी हो आपका, बिल्कुल आप ठीक है। फ़ायदा करा रहे हैं उस मुल्क का। बिल्कुल। अपनी फाइनेंशियल हिस्ट्री को मेंटेन करना कितना ज़रूरी है? बहुत सारे ममालिक में ज़्यादातर काम क्रेडिट के ऊपर होते हैं। राइट। पाकिस्तान में शायद ये कल्चर अभी इतना आम नहीं है, यहाँ तो कैश के ऊपर डीलिंग होती है। फिर वो बैंकिंग सिस्टम को इंटैक्ट रखना ज़रूरी है, उसमें किसी किस्म का भी डिफ़ॉल्ट आपके लिए नेगेटिव एक तासुर छोड़ सकता है। राइट। ये कितना ज़रूरी है? क्योंकि हमारे यहाँ, मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी अनअवेयर हैं, ख़ास तौर पे बिज़नेस जो करते हैं लोग, बहुत सारे कैश के ऊपर बिज़नेस करते हैं, उनकी शायद बैंकिंग की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो उस तरह से मेंटेन नहीं हो रहा होता। और फिर जब उनको ख्याल आता है मूव करने का तो फिर उस तरफ ध्यान देते हैं, फिर उसमें कुछ जल्दी जल्दी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं राइट। उनको इजीली वो ट्रेस कर लेते हैं। बड़ा आसानी से पता चल जाता है कि फॉर द सेक ऑफ टेकिंग वीज़ा आपने और किया। एक्वायरिंग वीज़ा ये सब कुछ हो रहा है। राइट। इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है? ये डिपेंड करेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है। राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली चाहिए आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाने के राइट। लिए, और आपकी टाइज को भी, फाइनेंशियल टाइज को, कि आपके पास पैसे हैं, और इमिग्रेशन हो या कहीं भी दुनिया भर में सफ़र करना हो, चाहे वो आर्जी तौर पे क्यों ना हो, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखी जाती है, राइट। मैटर करती है। अगर आपके पास एक्सेस नहीं है, फंड्स नहीं है, तो ख्वाहिश तो आप कर सकते हैं लेकिन आपको कंसिडर नहीं करेगा कोई भी मुल्क, और उसमें मायूस होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर काम हर एक के लिए नहीं होता। जी। अगर अभी आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है तो आप ना अप्लाई कीजिए, अभी फ़िलहाल बेहतर कर लीजिए, और अगर कभी ना होने की उम्मीद है तो उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, बेहतर मेहनत करें। और अगर आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो मैं देखता हूँ कि लोगों के पास पैसे पड़े होते हैं तो भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, और वो बड़े हैरान होते हैं कि मैं तो वीज़ा, और या फिर मुझे वीज़ा मिलते रहते हैं लेकिन इस कंट्री ने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ कर दिया। उसकी वजह ये है कि आपका वो इंटेंट देखता है और बड़ी जल्दी से डिसीजन ले लेता है, कभी कभार गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है। तो आपने ये देखना है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप जेन्युइन विजिटर हैं या नहीं, और कहीं आप मेडअप तो नहीं कर रहे हैं मामलात को। इसीलिए अगर आपकी कंसिस्टेंसी है, आप नॉर्मल एवरेज आपका बैलेंस आता जाता है और आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ भी है, तो यू डोंट हैव टू मेक अप एनीथिंग। एग्जैक्टली। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप देखना कि स्टूडेंट अगर आप आ रहे हैं तो आपको ट्यूशन फ़ी को अफोर्ड करना ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक और है। वहाँ पे बोर्डिंग एंड लॉजिंग की, तो या तो वो आपकी अपनी स्टेटमेंट होगी या वालदैन की होगी, तो वो आप दे सकते हैं उनको कि सब पैसे पड़े हुए हैं या कहीं इन्वेस्टेड हैं, कभी सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह। लेकिन जहाँ स्किल वर्कर का मामला आता है या बिजनेसमैन नजर आता है, तो बिजनेसमैन के पास तो वैसी ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी कि मेरा ज़रूरी बिजनेस है। चलता है, आता जाता है, बैलेंस शायद कम हो लेकिन मेरे पास एक ऑन गोइंग कैश बिजनेस रोलिंग में है। है, बिल्कुल और ठीक है। मेरे पास एसेट्स भी हैं, क्योंकि बिजनेसमैन हजरात उमूमन बैंक के अंदर पैसा नहीं रखते, वो इन्वेस्टेड रखते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में, स्टॉक्स में और मुख्तलिफ जगहों में। स्किल वर्कर का मामला ऐसा है कि आपको चाहते हैं कि ख़ास रकम लेके आएँ, ख़ास तौर से कनाडा कहता है कि साहब आप फॉर एग्जांपल $15,000 लेके आएँ। जी। अब अगर फ़र्ज़ किया $15,000 आपके पास नहीं है, तो आप बैंक स्टेटमेंट जब देते हैं और उसके अंदर वो रकम अचानक से नमूदार हो जाती है, पॉपअप होती है, तो ऑफिसर फिर भी अप्रूव कर सकता है। उसको इससे कोई गर्ज नहीं कि ये पैसे इतने सारे कैसे आ गए, उसको सिर्फ गर्ज ये है कि ये पैसे आए कहाँ से। बिल्कुल ठीक है। अगर आप सोर्स बता देते हैं तो ठीक है, अगर उसको ये आप बावर करा देते हैं कि मेरे पैसे हैं और लीगल जगह से आए हैं, मैंने इसको कहीं से लोन नहीं लिया, तो भी कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जब लोग अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले, पहले तो मैं इसको नहीं कह सकता, वो तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस में जो लोग शामिल होते हैं या Sure. उनके ख़िलाफ़ कोई होता है। अब बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे तो बहुत सारे ऑफेंस ऐसे हैं जो लोगों को पता ही नहीं होता जिसमें कन्विक्ट हो जाते हैं, और जब वो अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आके थोड़ा सा वो रुक जाते हैं कि हमारी किसी केस के अंदर है, वो प्रॉपर्टी के हवाले से हो सकता है, किसी भी हवाले से हो सकता है। तो क्या ये ऑब्लिगेशन हो सकती है कि अगर वो किसी क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर हैं तो उनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है, इन पर्टिकुलर कनाडा और बड़ी कंट्रीज़ के अंदर? जी। बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए ज़रूरी है कि आप किसी इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स की राय लें राइट। अपने इमिग्रेशन केस को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो आपको अच्छी तरह से पता है। जी। अगर आपके बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको खटक रही है कि ये हो सकता है आगे जा कर के मसले का शिकार हो, तो आप कतन ये चांस ना लें कि किसी को नहीं पता चलेगा। तो बैकग्राउंड सिक्योरिटी चेक्स जो होते हैं, कनाडा हो यूएसए, उनका बड़ा डिटेल्ड होते हैं, गहराई से वो देखते हैं आपके बैकग्राउंड सिक्योरिटी चेक्स को। तो अगर तो कोई ऐसी चीज़ है तो आप उसको देखिए, डिपेंड करता है कि वो मामला क्या था। अगर तो वो क्रिमिनलिटी था या सीरियस क्रिमिनलिटी था, उसके मेयार बने हुए हैं, और लोगों को जान के हैरानगी होती है कि कभी कभार क्रिमिनलिटी के मद में जिसको हम शायद क्रिमिनलिटी ना समझते हों, वो
बहुत सीरियस क्रिमिनलिटी समझी जाती हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वॉल्व हैं शॉपलिफ्टिंग में, तो आपको ये देखना होता है कि इस ऑफेंस की सज़ा कनाडा में क्या होती है। तो अगर कोई भी ऑफेंस है जिसकी सज़ा 6 महीने तक मैक्सिमम हो सकती है, या उसका जुर्माना $5,000 या उससे ज़्यादा है, जी। तो आप इनएडमिसिबल हैं कनाडा के लिए। ये ऐसे ही है कि अगर कोई साहब इमिग्रेट कर गए और शॉपलिफ्टिंग में पाए गए हैं, शॉपलिफ्टिंग आपने एक हमारे यहाँ टॉफ़ी से उठा तो ली है, एग्जैक्टली, चाहे वो गलती से हुआ है, कोई हाँ, भी XYZ रीज़न हुआ, तो चले। आप अगर इमिग्रेंट हैं, सिटीजन नहीं हुए, तो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं कि जी आप जाइए, अभी आपने सिटीजन होने से पहले अपने कारनामे करना शुरू कर दिए। अगर आप अपने मुल्क में और भी अप्लाई कर रहे हैं और आप इवन शॉपलिफ्टिंग जैसी स्मॉल चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो आपको इनएडमिसिबल करार दिया जाएगा और आप नहीं आ सकते हैं। तो न सिर्फ ये कि आपका रिकॉर्ड क्लीन हो क्रिमिनलिटी के हवाले से, और दूसरे सीरियस क्राइम्स के हवाले से, टेररिज्म वगैरह सब, इसमें स्पेनेज वगैरह, किसी आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे, आप पहुंच जाते हैं अगर आप क्लियर हैं, और अगर वहाँ पहुंच जाते हैं, वहाँ जाकर के कोई आप कारहाय नुमाया अंजाम देते हैं, मेरी तो आपको वापस किया जा सकता है। इसके लिए आप तैयार हैं? अब एक और सवाल, वो सवाल ये कि अब तो हम, क्योंकि टॉपिक ऐसा है, आपको सुनना पड़ेगी ये बात कि हमारे पर अब बहुत ज़्यादा वो लग रहे हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर भी अब Yeah. हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये बैगर्स जो हैं वो आ गए। वेरी सॉरी, आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको इसी तरह बुलाया जा रहा है, तो यकीनन उसका इम्पैक्ट बड़ी कंट्रीज़ पे भी आएगा। वो तो अब आपसे बाकायदा एक एफिडेविट भी लेते हैं, सब आपसे वो भी जमा किया जाता है। अभी सीरियस वो हो गया, फिर आपकी राइट। हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि आपको हेपेटाइटिस, HIV और इस तरह, अगेन पोलियो एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अब आपसे उसके भी सर्टिफिकेट्स लिए जा रहे हैं। Exactly. सारी चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। आप बताइए इसके सिलसिले में क्या किया जाए और कैसे उनका ये जो खदशा है उसको दूर किया जाए, फरमाइए। राइट। अगेन कैटेगरी क्या है, अगर आप विज़िट करना चाह रहे हैं UAE फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनको अगर ये शायबा है कि आप यहाँ पे आके मुस्तकिल क़याम कर लीजिएगा, या आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, आप हो सकता है ना हो, लेकिन आपके हमवतन कुछ लोगों ने किया किया होगा, है ये काम। तो फिर एक तासुर बन गया कि इस नेशन में से लोग इस तरह करते हैं, तो क्यों ना हम सबको ही वापस करें, सबको जी। ही ब्लॉक करें। तो असर तो हुआ है। और मैं समझता हूँ कि दूसरे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं, उसके अंदर जो विजिटर वाला जो काम है, जो शायद UAE के लिए हमारे लिए आसान था, किसी को भी वीज़ा मिल जाता था, जी। आप एमिरेट्स की एयरलाइन के थ्रू ले लीजिए टिकट, जी। तो भी मिल जाता था। अब मुश्किल हो रही है। लेकिन दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, USA, कनाडा और दूसरे, तो वहाँ पर विजिटर वीज़ा अप्लाई करना वैसे ही, यानी अप्रूवल लेना वैसे ही एक चैलेंजिंग जी। था पाकिस्तानीज के लिए, पहले भी था और अभी भी है। जैसे जैसे आपके मुल्क में सिचुएशन तगय्युर आता है, पॉलिटिकल हो, फाइनेंशियल हो, वो देखते हैं कि आपकी स्टेटस क्या है इस मुल्क के अंदर। आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक एवरेज जॉब करते हैं और आपका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है कि एक दफ़ा आपको एंट्री दी गई तो फिर आप वापस ना जाइएगा, तो फिर वो ज़रा गौर व फिक्र करके रिफ्यूज़ कर देते हैं बिल्कुल ठीक आपको। है। तो चेंजेस आए हैं और रिफ्यूज़ल रेट हमेशा से ज़्यादा है, कोई नई बात नहीं है, ऊपर नीचे होता है। कुछ कंट्रीज शामिल हो जाती हैं हमें रिफ्यूज़ करने में, जैसे कि UAE शामिल हो गया उस जी। लिस्ट के अंदर, जी। पहले आसानी थी। तो मुश्किलात होंगी। आप अगर इस पोजीशन में हैं कि आप बावर करा सकेंगे, भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके यहाँ रहने का, मैं तो सिर्फ वक्त गुजारना चाहता हूँ। हर कंट्री चाहती है आप आइए, डॉलर खर्च करें ताकि उनकी टूरिज्म बढ़े, तो क्यों ना चाहेंगी कि आप भी आइए। लेकिन अच्छा, अगर आप आपके आने के बाद मोटिव सवार हो जाएंगे तो फिर मसला होगा। लाइबिलिटी बन जाते हैं एग्जैक्टली। अनफॉर्चुनेटली। मोटिव्स आपके बड़े क्लियर होने चाहिए। अच्छा, एग्जैक्टली। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग अप्लाई तो करना चाहते हैं, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है कि आपका ऑब्जेक्टिव है क्या, यस। करना क्या चाहते हैं, ये क्लियर नहीं होता। क्योंकि यहाँ से अब आइए आपकी फैकल्टी की तरफ, जो बहुत सारे लोग हैं, आप खैर लाइसेंस्ड हैं, मैं भी ज़रा उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, जो पहली दफ़ा शायद हमें देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा। लेकिन जो अनलाइसेंस्ड हैं, जिनके पास कोई तजर्बा नहीं है, वो ज़्यादातर आपको फॉल्स होप देते हैं, एक ऐसी उम्मीद देते हैं कि आप वहाँ जाएंगे, मामला इतना आसान होगा, एट टाइम्स ऐसा होगा कि शायद वहाँ का गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको रिसीव करने एयरपोर्ट पर आएगा, जो कि ऐसा नहीं होता। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि क्या आप अपने क्लाइंट के ऊपर एक ये चीज़ वाज़ेह करते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, उसको उसी हिसाब से वर्किंग करनी होगी, होमवर्क करेगा, उसके बाद फिर अप्लाई करेगा तो चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बारे में ज़रा बताएं, कितना इंपॉर्टेंट है प्लीज़। देखिए, एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है इमिग्रेशन करना, अपने फैमिली को लेके जाना। तो
यकीनन जब आप इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं तो आपको अपनी आगाही होना ज़रूरी होता है कि मैं क्या करने लगा हूँ, किस जी। कंट्री में जाने लगा हूँ, उसके प्रोग्राम्स क्या हैं, क्या मैं उसके मेयार पे पूरा उतरता हूँ, एलिजिबिलिटी मेरी है या नहीं। अब आपके पास, मैं समझता हूँ, एक ही रास्ता है, और चाहे आप किसी रहनुमाई करने वाले को, कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करें या खुद करें, वो रास्ता है अपने आप की सेल्फ अवेयरनेस अबाउट द प्रोग्राम, रिसर्च। दैट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप बिफोर यू पिक अप द फोन। किसी से बात करने से पहले करना है आपने, बात करने के बाद नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने बात की, खास तौर से लोकली जो एजेंट हैं, चाहे कितने ही पुरतायुश उनके दफातर हों, जी, जितने ही खूबसूरत बने हुए हों। खूबसूरत उसके अंदर फर्नीचर हो या लोग हों, इससे कता नज़र, आप अगर पाकिस्तान में फ़ोन उठा कर किसी को कॉल करते हैं तो आपको एहतियात बरतनी पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर जो बेशतर लोग हैं वो इसी ज़रिए से लोगों को धोखा देते हैं। झंडे लगा लिए और जनाब आप एंटर मैप हों तो लगा लगे दिया, कि भाई बिल्कुल एम्बेसी ठीक में है। आप दाखिल हो गए हैं, वीज़ा बस बाहर पीछे छप रहा है तो आपको मिल जाएगा, आप तशरीफ़ तो रखिए, कुछ पैसे तो निकालिए। तो अगर आपने पहले से अपना माइंड क्लियर किया हुआ है कि ये मैं, एलिजिबिलिटी मेरी है, अब भी अब अगर आपको चाहिए कंसल्टेंट, तो पहले तो आप एक ऐसा कंसल्टेंट लें जो कि प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड और लाइसेंस हो। और आपको इसमें कोई गुमान नहीं होना चाहिए कि किस तरह से हम पता करें। जी। भाई इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, आप मेरी वेबसाइट पर जाइए तो आपको नज़र आ जाएगा कि आई एम अ मेंबर इन गुड स्टैंडिंग विद द कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स राइट। एंड कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। अगर आपके कंसल्टेंट के पास ये क्रेडेंशियल्स नहीं है, यू डोंट हैव टू टॉक टू देम। बिल्कुल ठीक है। आपसे उन्हीं से बात कीजिए जो कि प्रॉपरली गवर्नमेंट के रिकग्नाइज हैं। बिल्कुल। तो फिर आपका मकसद क्या है फ़ोन करने का किसी जी। कंसल्टेंट को? अगर वो, अब आपने ये दोनों मराहल कर ली, अब आप उनसे बातचीत कीजिए अगर आपको ज़रूरत है महारत की, बिल्कुल ठीक इमिग्रेशन है। की, और उसके बाद फिर आप उनसे क्लैरिफिकेशन लीजिए। और फिर आप उनको पिन पॉइंट कर सकते हैं कि आप जो मुझे बात बता रहे हैं शायद ये सही नहीं है, क्योंकि आपने वेबसाइट को मताला करके अपनी महदूद जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप मुझ पर मुसल्लत करना चाहते हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। या तो मैं खुद अप्लाई कर लूँगा क्योंकि मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई है, या फिर मैं आपको खिदमत का मौका दूंगा अगर आप मुझसे बेहतर हैं और क्रेडेंशियल्स आपके गवर्नमेंट के नज़र में वैलिड हैं, तो मैं आपको अपना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइफ का आपके हैंड ओवर करूँगा। आप मेरे साथ साथ कदम मिला के चलिए और हमें वहाँ मंजिल पे पहुँचाइए, बल्कि वहाँ पे मौजूद रहिए जैसे हम वहाँ मौजूद रहते हैं आपको एग्जैक्टली। वेलकम करने के लिए। रादर देन कि मैं यहाँ से सी ऑफ करूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे भी मुलाकात, वहाँ पे भी वहाँ वेलकम। पे भी हो, बिल्कुल ठीक है। और ये बड़ा ज़रूरी होता है, ये कमिटमेंट को शो भी करता है, सिंसेरिटी को भी शो करता है। होता अमूमन यही है कि ज़्यादातर चलें काम हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता बहुत सारे लोगों का, लेकिन वो तब तक होता है जब तक आपने कंसल्टेंट को पैसे दिए, राइट। वो आपका काम हुआ, उसकी राहें और आपकी राहें जुदा हो गई। एक छोटी सी ब्रेक ले लें, श्योर। सवालात और बहुत सारे मौसूल हो रहे हैं, ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आ रहा हूँ, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, आप मेरे इस्माइल साहब तशरीफ़ फरमाएँ। और इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सारे सवालात पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के जहनों में हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह अप्लाई किया जाए। तो उस हवाले से हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। अब मेरे पास वक्त थोड़ा सा मुख्तसर है, सवालात बहुत सारे हैं। अक्सर ये सवाल किया जाता है या बताया जाता है पाकिस्तान में कि अगर आपके पास कोई इनविटेशन है जो वहाँ का सिटीज़न हो या कोई भी प्राइवेट एंटिटी हो या कोई भी हो, तो उससे आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और शायद ऐसा हो भी जाता हो। किस हद तक बात सही है? जो इसको परस्यू कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप कोई चीज़ अरेंज कर रहे हैं इस मकसद के लिए कि मेरा अप्रूवल रेट बढ़ जाए, तो ये तो फिर अच्छी बात नहीं है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जाना चाहते हैं टूरिज़म के लिए, अब आप ढूंढ रहे हैं लोगों को कि वो आपको इनवाइट करें, कतन कोई असर नहीं पड़ेगा अगर कोई मुताबिकत नज़र नहीं आ रही है आपके इरादे में और उस बहुत इनविटेशन में। खूब। लेकिन अगर इनविटेशन या जो ट्रिप है उसका मेयार ही इस बुनियाद पर है कि आपने कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल, ख़ानदान में कोई इवेंट अटेंड करना है जी। और इनविटेशन कोई नहीं है,
तो इशू है। ऑफिसर कह रहा है आपने वो वेडिंग अटेंड कर रही है, जो होस्ट हैं वो क्या कहना चाहते हैं आपके बारे में, कुछ नहीं कहना चाहते, तो इट्स एन इशू। इसी तरीके से कोई कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड करनी है जो वाकईतन हो रही थी और अब आपको जाना है, रादर देन कि मुझे जाना है मैं अब कोई कॉन्फ्रेंस ढूंढूं, इवेंट ढूंढूं और वहाँ पे राब्ते करके वहाँ से मंगाऊं। इसीलिए यहाँ पर लोग एजेंट हजरात को कांटेक्ट करते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई सेमिनार, कोई चीज़ ऐसी लग रही हो कि उसमें से आप मुझे निकाल के दें, इसीलिए रिफ्यूज़ल ही रिफ्यूज़ल होते हैं इन मामलात में। अगर आपका जेन्युइन होता है इरादा तो भी रिफ्यूज़ल होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि डिस्क्रेशन तो फिर भी वीज़ा ऑफिसर के हाथ में है। लेकिन ऑफिसर्स आर ट्रेन्ड, उनको नज़र आ रहा होता है कि ये इनविटेशन अरेंज्ड है, और इनविटेशन का जो वेटेज है वो इसी वजह से इतना ज़्यादा नहीं है। सारा तवज्जो, सारा फोकस आपके ऊपर होता है कि आप जो जाना चाहते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, कितने वेल एस्टेब्लिश्ड है, वापस आइएगा कि नहीं, कौन सी चीज़ें जो आपको मकनातीस की तरह वापस खींच लाएंगी हमारे मुल्क से अपने मुल्क में। अगर वो चीज़ें कमज़ोर हैं, मकनातीस आपके चिपक नहीं रहे हैं, तो आपको यकीनन वो वीज़ा नहीं देगा। इसीलिए रिफ्यूज़ल रेट पाकिस्तानी इसका ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट देख करके अप्लाई कर देते हैं कि वीज़े खुले हुए हैं, ओपन डोर, आ जाइए, तो ये होता है। सोशल मीडिया की बात हो रही है तो सोशल मीडिया से जुड़े ही क्वेश्चन मैं हमेशा इसलिए करता हूँ कि लोगों को समझ में आए कि ये हो क्या रहा है। एक जैसे भी बात हो रही थी कि आप ऑफिस से डिसीव हो जाते हैं, और ज़ाहिर है कि फिर आप जहन आपका कबूल करता है कि इतनी अच्छी जगह पर बैठे हैं तो ये तो जानते होंगे, ये लगवा ही देंगे हमारा वीज़ा, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। लाइकवाइज सोशल मीडिया के ऊपर भी जब आप देखते हैं बड़ी अच्छा कोई शख्स बैठा हुआ है सूट टाई लगा कर प्रेजेंटेशन दे रहा है, आपको बता रहा है और बहुत सारी चीज़ों से ख़ुद भी अनअवेयर होता है, लेकिन आप उसमें आ ही जाते हैं, ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? सवाल ये पैदा होता है कि आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस, यू स्टार्टेड बैक इन अर्ली 90s, और उस ज़माने में जब इंटरनेट नहीं था तब से लेटर हाथ से लिख कर भी पोस्ट करते थे, तब से काम कर रहे हैं, और अब तो खैर बहुत चीज़ें चेंज हो गई, तो उनसे कैसे बचा जाए? देखिए, एक ये बात क्या कम थी कि हमारे पास हर गली नुक्कड़ पर पाकिस्तान में एक एजेंट बैठा होता है जो आपको कनाडा, यूएसए वगैरह भेज रहा होता है। अब ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि इस वक्त सोशल मीडिया पर इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स क्या, आप देखिए कि हेल्थ एक्सपर्ट्स भी हैं, ठीक है, रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स भी ओह हैं, यस, मल्टी मिलियन डॉलर कमाने के मशवरे देने वाले एक्सपर्ट्स भी हैं, जो आपको काफ़ी सारे खिताबात कर रहे होते हैं आपके साथ। लेकिन देखिए, आखिर में जितने भी लोग हैं ये जो अतराफ़ में आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको उनकी ज़रूरत नहीं है तो फिर आप उनसे धोखा भी नहीं खाएंगे, और वो ज़रूरत आपने ख़ुद ख़त्म करनी है। कैसे? अपने आप को अवेयर करके कि आप इमिग्रेशन करना चाहते हैं या कोई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उसके उसूल क्या हैं, वो सब ओपन बुक की तरह मौजूद हैं वेबसाइट्स जो ऑफिशियल हैं उनके ऊपर। आपने उसका मुताला कर लिया, अगर आपको दिक्कत हो रही है उनको समझने में तो आप सवालात कर सकते हैं, कंसल्टेशन किसी लाइसेंस कंसल्टेंट के साथ बुक कीजिए, उससे सवालात कर लीजिए। अगर आप उसको खिदमत का मौका देना चाहते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड है, ऑथराइज्ड है, उसने वक्त भी गुजारा है, उसने डिग्री भी ली है इमिग्रेशन लॉ में, तो आप उसको वो हैंड ओवर कर देते हैं। अदरवाइज़ आप खुद अप्लाई कर देते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज़ जो नज़र आ रही है वो एक तो काबिल भरोसा नहीं होती, और अक्सर औकात काबिल गौर भी नहीं होती। आपको स्क्रॉल अवे करना पड़ता है, करना चाहिए, लेकिन वो बात इस तरह से, वो जो 3 सेकंड का हुक होता है उसके अंदर वो बात ऐसी करते हैं कि आपका दिल चाहता है कि आप सुने, और आखिर में इसका नतीजा कुछ नहीं निकलता, और अगर आप इस पर अमल कर बैठते हैं तो नतीजा रिफ्यूज़ल में निकलता है। जी जी, बिल्कुल ठीक है। अब ज़रा एक मैसेज उनके लिए है जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और जो इन इलीगल एक्टिविटीज़ का शिकार हो रहे हैं, जो गैर कानूनी तरीके से जाना चाहते हैं। अभी कंसल्टेंट से रब्ता कैसे किया जाए ये ज़रा समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे आम हिसाब से आपने रब्ता करना है, और कीजिए उन लोगों के लिए जो गैर कानूनी तरीका इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहले ज़रा इनके बारे में जान लें ताकि ज़्यादा आसानी हो जाए। कैसे रब्ता किया जाए, और उनके लिए क्या कोई ख़ास प्रोग्राम है? आप क्योंकि मसरूफ़ होते हैं, कभी मिडल ईस्ट में, कभी कनाडा में, कभी पाकिस्तान में कम मौका मिलता है, तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं चाहूँगा ज़रा बताइए कि आपसे कैसे रब्ता किया जा सकता है और उनको कैसे आप गाइड करेंगे, ज़रा इसके बारे में बताइए। तो हमने काफ़ी कोशिश की है कि लोगों का रब्ता सहल बनाया जाए, जी, और फासले अब मायने नहीं रखते हैं, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। हम इंटरनेट के दौर में हैं, तो हम रब्ते कर सकते हैं, फ़ोन हो या इंटरनेट हो, व्हाट्सएप हो, वो हम कर सकते हैं। लेकिन हमने जो सहल किया है वो ये ओके, कि अगर आप जाना चाहते हैं तो पहले ये जानिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं।
तो हमारी वेबसाइट है amirismail.com, उस पर बिल्कुल ठीक है। असेसमेंट फॉर्म है, आप कंप्लीट कीजिए। अगर कंप्लीशन में हमने आपको रिस्पॉन्ड किया कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो भी रिसर्च कीजिए अपनी, बिल्कुल और ठीक उसके है। बाद फिर हमसे रब्ता करके एक कंसल्टेशन 1-on-1 मेरे साथ मैं बुक करता हूँ। ठीक है। और यह मेरी साहबजादी हैं रिजा आमिर, जी। वो भी एक लाइसेंस कंसल्टेंट हैं, माशाल्लाह। वो बेस्ड हैं टोरंटो में। वो भी रब्ता करके आपसे कंसल्टेशन करती हैं। तो दोनों सूरतों में पहले तो हम आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, वो फ्री होती है, ठीक है। आपसे कोई चार्जेस नहीं कोई लिए चार्जेस जाते। नहीं है, इसके ठीक हो गया। बाद अगर आप एलिजिबल नहीं तो मना कर देते हैं हम कि ना वक्त और पैसे का ज़या होगा। ठीक है। लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपको अगर खिदमत का आपने मौका देना है तो फीस वगैरह कोट करके हम एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन करके आपकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बहुत अच्छा है। और इसमें भी और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपके जो स्किल्स हैं, आपकी जो काबिलियत है, या अगर आपके पास वो नहीं भी है तो उसके हिसाब से भी आपके लिए कोई ना कोई ऐसी कंट्री ज़रूर होगी जहाँ पे आपको भेजा जा सकता है, लेकिन कानूनी तरीके से। अब ये एक बड़ा मामला है। वक्त मेरे पास आमिर भाई ख़त्म हो गया, सवालात ख़त्म नहीं हो रहे, तो आपको एक दफ़ा फिर ज़हमत देनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ज़हमत देते बिल्कुल, हैं। मैं लुकिंग आपका बड़ा फॉरवर्ड टू इट। शुक्रगुजार हूँ कि आप ज़रूर। तशरीफ़ लाते हैं और बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। थैंक यू वेरी बड़ी मच। अच्छी नशिस्त आपके साथ रही है और ये सिलसिला आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।